हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केम टॉक्स बाय पूजा मलिक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे पूछे गए हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज़ में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से उस वीडियो को देखकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके बोर्ड लेवल के भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल पे इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। इसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एमडीयू के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स के। सो काइंडली वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज गिव इट अ लाइक। नाउ लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर बाइडेंटेड लिगेंड्स? गिव एग्जांपल। सो बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है? लिगेंड्स को हमने अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया हुआ है, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड। दिस डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिगेंड्स, यानी कि जो लिगेंड्स हैं उनमें कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट है जिनसे वो मेटल के थ्रू बॉन्डेड है, उसी से हम ये डेंसिटी डिसाइड करते हैं एंड उसी के बेसिस पे क्लासिफाइड है बाइडेंटेड लिगेंड्स। अब बाइडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिसमें दो डोनर एटम्स के थ्रू वो मेटल एटम से जुड़ा होता है। फॉर एग्जांपल इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन को हम EN से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर दो डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही नाइट्रोजन होते हैं। सिमिलरली ऑक्सलेटो आयन, दिस इज ऑल्सो अ बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। इसके अंदर दो डोनर एटम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से ग्लाइसिनेट होता है, इसके अंदर एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सभी बाइडेंटेड लिगेंड्स के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें बाइडेंटेड लिगेंड्स की डेफिनेशन लिखनी है एंड देन यू हैव टू राइट डाउन सम एग्जांपल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट EAN फॉर FeCN6 4-। ये कॉम्प्लेक्स है जिसके लिए आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करके बताना है। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? It is the sum total of number of electron possessed by central metal ion in complex and electrons donated by ligands। उन्हीं का सम टोटल बताता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सो इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसमें पूछा है FeCN6 4- के लिए EN कैलकुलेट करो। सो सबसे पहले आप देखोगे इसमें सेंट्रल मेटल आइटम कौन सा प्रेजेंट है? आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, बट यहाँ पे हम देखेंगे कि उसकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट तो प्रेजेंट नहीं है। सो जैसे यहाँ पे अगर आयरन की देखिए कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम आयरन इज X minus 1 charge for cyanide into 6, so -1 into 6 is equal to -4 for the overall charge। सो इसको सॉल्व करके जो ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का आता है दैट कम्स आउट टू बी +2, ठीक है। सो आयरन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स में आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? 24। अब 24 तो आयरन का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम देखते हैं लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट कर रहा है। अगर लिगेंड्स की बात करें तो जो साइनाइड आयन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। सिंस यहाँ पे 6 साइनाइड आयन प्रेजेंट है तो टोटल लिगेंड्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 2 into 6, that is 12। So 24 from iron and 12 from cyanide, that gives us a total of 36। यानी कि जो इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया 36 आया। एंड जब ये कंपाउंड्स ऑलमोस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, दैट मीन्स कि वो EN रूल को फॉलो कर रहे हैं। सो ये कंपाउंड भी EN रूल को फॉलो कर रहा है क्योंकि इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन आई है दैट इज 36 फॉर क्रिप्टन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज जो पूछा गया था that explain with example ionization isomerism and linkage isomerism। ionization isomerism and linkage isomerism repeatedly पूछा गया है। coordination isomerism and hydrate isomerism भी काफी बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो आप इन चारों को ही अच्छे से पढ़ लेना। सो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हमें डिस्कस करना है दैट इज ऑफ ionization isomerism। अगर एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखनी है जिसके बारे में पूछा गया है, उस फेनोमेनन को एक्सप्लेन करना है एंड देन कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको जस्टिफाई करना है। ओके, जैसे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? वो कंपाउंड्स जिनमें सेम फॉर्मूला होता है बट सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद वो अलग काउंटर आयंस जनरेट करते हैं
ऐसे कंपाउंड्स को हम आयनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं, और जो कंपाउंड ये फेनोमेनन शो कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं कि उनमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर एनाइन प्रेजेंट है उनका एक्सचेंज होता है, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ पे CONH3 5Br SO4 एंड CONH3 5SO4Br, दीज आर आयनाइजेशन आइसोमर्स। बेसिकली इसमें जो अंदर ब्रोमीन था और बाहर सल्फेट आयन था उनका क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। एंड अगर आप इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो जो यहाँ पे काउंटर आयंस मिलेंगे वो डिफरेंट मिलेंगे। सो यहाँ पे ये क्या है, आयनाइजेशन आइसोमर्स, ऑल्दो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, दैट इज PtCl2NH3 4Br2 एंड PtBr2NH3 4Cl2। इन दोनों में भी आप देखो जो अंदर लिगेंड था फर्स्ट में क्लोरीन और बाहर था ब्रोमीन, एंड सेकंड वाले में ब्रोमीन अंदर चला गया एंड क्लोरीन बाहर आ गया। सो यहाँ पे भी काउंटर आयंस का एक्सचेंज हुआ है एंड इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल CrCl2NH3 4NO2 एंड CrClNO2NH3 4Cl। यहाँ पे एक क्लोरीन और जो बाहर नाइट्रेट आयन था उसका एक्सचेंज हुआ है इन दी सॉल्यूशन। तो ये दोनों क्या है, आयनाइजेशन आइसोमर्स। द सेकेंड पार्ट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसमें उन आइसोमर्स की बात होगी जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बट मेटल से जो लिगेंड की अटैचमेंट होगी वो अलग एटम्स से हो रही होगी। मोस्टली एम्बिडेंटेड लिगेंड्स को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थायोसाइनेट लिगेंड, ये क्या होता है, NCS- लिगेंड। ये मेटल से नाइट्रोजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट कर सकता है और सल्फर के थ्रू भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। जब नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट करेगा तो अलग तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा, जब सल्फर के थ्रू करेगा तो अलग कॉम्प्लेक्स बनेगा। इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलेंगे कि ये लिंकेज आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। फॉर एग्जाम्पल आप देखो CONH3 5SCnCl2 एंड CONH3 5NCSCl2। इन दोनों में फर्क क्या है, लिगेंड्स तो सारे सेम ही है, डिफरेंस बस कनेक्टिविटी में है, लिंकेज में है। फर्स्ट वाले में सल्फर के थ्रू लिंकेज हो रहा है एंड सेकंड वाले में नाइट्रोजन के थ्रू। सेकंड एग्जांपल देखो NO2- लिगेंड का, इसको बोलते हैं नाइट्रो लिगेंड। इसमें फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोजन के थ्रू कॉम्प्लेक्स हो रहा है जो कि है CONO2NH3 5 2+, एंड जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है उसमें ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज हो रहा है जैसे कि COONO NH3 5 2+। सो अगर एग्जाम में आपके ये वाले आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आप डेफिनेशन दो, उसका मतलब समझाओ एंड देन कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस विद एग्जांपल्स। सो यहाँ पे आपको डिफरेंस बताने हैं, अलग अलग पॉइंट्स बताने हैं जो हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस को डिफ्रेंशिएट करते हैं, एंड एग्जाम्पल के थ्रू आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है। सो देखो जैसे कि आप देख सकते हो इमेज में डिफरेंसेस हैं हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के बीच में। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस को हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। इसमें जो आउटर डी ऑर्बिटल्स है वो यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल NS, NP एंड ND ऑर्बिटल्स, यानी कि जो बाहर वाला डी शेल है उसके ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्योंकि बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। इसमें जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जनरली वीक फील्ड लिगेंड वाले होते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि इसमें वीक फील्ड वाले लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड वाले तो पेयरिंग नहीं करा पाते, तो इसमें मोस्टली ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन तरह के कॉम्प्लेक्सेस में। लो स्पिन की अगर बात करें तो इनको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इनर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि N-1 डी शेल, NS एंड NP। तो क्योंकि यहाँ पे N-1 यानी कि अंदर वाला डी शेल यूज हुआ है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इसीलिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये वाले में जनरली वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो लिगेंड जो पेयरिंग करा पाते हैं। एंड क्योंकि पेयरिंग हो जाती है तो यहाँ पे कंपेयर टू हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग प्रेजेंट। ओके, अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक। सो फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए जो है COF6 3- हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का। तो देखो यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Ar3d7 4s2। जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3। सो कोबाल्ट की अभी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, Ar3d6 4s0, यानी कि डी में 6 इलेक्ट्रॉन, उनको हम फिल कर देंगे डी में। सो ये होगी आपकी कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें जो लिगेंड आ रहा है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन तो वीक फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं करा पाता, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स जहां प्रेजेंट थे उसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं। दैट मीन्स इनर डी ऑर्बिटल तो अब अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए ये वाले कॉम्प्लेक्स आउटर डी ऑर्बिटल्स को यूज करते हैं एंड बनाते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2, क्योंकि जो लिगेंड फ्लोरीन है वो अपने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहाँ डोनेट करेगा, 4s 4p एंड 4d में। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। अगर मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो इट विल बी पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंड ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू CONH3 3+ कॉम्प्लेक्स। इसमें भी जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट विल बी AR 3d6 4s0, यानी कि D में 6 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो लिगेंड है वो NH3 है। सो जब कोबाल्ट के साथ NH3 एज लिगेंड प्रेजेंट होता है तो वो पेयरिंग करा देता है, एंड इसलिए जो D में 6 इलेक्ट्रॉन थे वो पहले 3 ऑर्बिटल्स में पेयरिंग की फॉर्म में आ जाएंगे। दैट मीन्स 3D के 2 ऑर्बिटल अब खाली हो गए, सो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना पाता है। सो यहाँ पे क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड NH3 अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर कहाँ डोनेट करेगा, 3D के 2 ऑर्बिटल्स 4s एंड 4p ऑर्बिटल्स में। क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हो गई है एंड कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, सो इट इज ऑफ डायमैग्नेटिक नेचर, एंड ज्योमेट्री इसकी भी क्या है, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 6 लिगेंड्स इंक्लूड हो रहे हैं। ओके, सो ये एग्जांपल के थ्रू आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 5th क्वेश्चन, व्हाट आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, गिव एग्जांपल। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, उनके एग्जांपल बताओ। सो बच्चों, जैसे हमने बिल्कुल अभी डिस्कस किया, अभी तो हमने दोनों के डिफरेंस डिस्कस किए, साइमल्टेनियसली दोनों के पॉइंट्स डिस्कस किए। इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सिर्फ लो स्पिन वाले पार्ट को एक्सप्लेन कर दोगे कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, इनर ऑर्बिटल होते हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से करते हैं, सॉरी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन से करते हैं, जनरली डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर में, ठीक है। इनको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पेयरिंग हो जाती है, दैट मीन्स की स्पिन रिड्यूस हो जाती है। सो इसमें भी एग्जांपल आप ये दे सकते हो CONH3 3+ वाला। तो इसमें भी आप ये सब मेन पॉइंट्स बताओ एंड एक एग्जांपल को डिटेल में एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। नाउ लेट्स डू 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन आस्क्ड वाज यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्क्राइब ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ। तो बेटा इसमें 2 पार्ट दिए गए थे। पहला कॉम्प्लेक्स था COF6 3- एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स वॉज FeCN6 3-। सो जैसा कि आप जानते हो, अभी हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया इसका COF6 3-, जिसको हमने अभी पूरा डिटेल में डिस्कस किया। मैं आपको एक बार और शो कर देती हूँ। देखो ये है इसका पूरा का पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो आपको एग्जाम में शो करनी है। एंड इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या आया था, पैरामैग्नेटिक। रीजन, क्योंकि जो फ्लोरिड होता है वो क्या होता है, एक वीक फील्ड लिगेंड होता है एंड पेयरिंग नहीं करा पाता, इसलिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करता है। सो आप ये सब तो सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो आपको ड्रॉ करनी है, बट आपको इसको साथ साथ थियोरेटिकली एक्सप्लेन भी करना है, पूरा लिख के भी दिखाना है कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं। ओके, सेकेंड पार्ट FeCN6 3-। अब इस कॉम्प्लेक्स को समझते हैं। जो FeCN6 3- कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर क्या हो रहा है। सो इसमें देखो, जो आयरन है उसका एटॉमिक नंबर 26 होता है एंड यहाँ उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d5 4s0। सो जो ये 5 इलेक्ट्रॉन है ये D में सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे। अब लिगेंड कौन सा है, साइनाइड आयन। साइनाइड आयन क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो ये इन 5 की भी पेयरिंग करा देगा। सो 5 ऑर्बिटल्स कैसे ये इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, पहले 2 ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड वाले में सिंगल इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे पेयरिंग तो हुई, बट फिर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह ही गया, क्योंकि 5 थे, ठीक है, पूरी पेयरिंग तो हो ही नहीं सकती थी। सो CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, उसने पेयरिंग कराई। अब इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ, जो 3D के ऑर्बिटल्स थे वो हमारे पास एम्प्टी हो गए। सो यहाँ पे अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। सो ये भी एक किसका एग्जाम्पल है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का। इसमें भी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन होगी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की, एंड इसमें पैरामैग्नेटिक नेचर तो शो होगा, बट जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी D2sp3, एंड इसको हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू 7th क्वेश्चन। द 7th क्वेश्चन वॉज व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड। तो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल आयन में, और साथ ही कितने इलेक्ट्रॉन्स को लिगेंड्स ने डोनेट किया, उसका जो टोटल सम होता है उसको हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एंड उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखो जो हम यूज करने वाले हैं, दैट इज FeCN6 4-। तो यहाँ पे आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। रीजन,
देखो आयरन को x मान लें, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को, साइनाइड पे -1 चार्ज है तो इसका हो गया -1 × 6 एंड इट इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स दैट इज -4। तो ये आ जाएगा x - 6 इज इक्वल टू -4 दैट इज x इज इक्वल टू +2। अब यहाँ पे जो आयरन है वो क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं तो EAN आ जाएगा। आयरन 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 26 होता है एटॉमिक नंबर, बट 2+ है तो 24 होंगे। एंड जो साइनाइड आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करना है। ऐसे 6 साइनाइड आयन है तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 2 × 6 दैट इज 12। सो 24 फ्रॉम आयरन एंड 12 फ्रॉम साइनाइड लिगेंड्स, इट मेक्स अस 36 इलेक्ट्रॉन्स एंड 36 मीन्स EAN रूल इज बीइंग फॉलोड। सो आप इसमें ये लाइन भी लिखोगे कि EAN रूल ये होता है एंड EAN रूल चाहता क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव करे, दैट इज इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तभी EAN रूल को फॉलो किया हुआ माना जाता है। क्योंकि 36 क्या है, क्रिप्टन की एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहा है, सो ये भी EAN रूल को फॉलो कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, CONH3 3+। इसमें क्या है, जो मेटल है उसको हमने x मान लिया ऑक्सीडेशन स्टेट, NH3 तो न्यूट्रल होता है तो उसका चार्ज 0 है एंड ओवरऑल चार्ज क्या है, +3। तो बेसिकली कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन कितनी आ गई, +3। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन काउंट करें तो कोबाल्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 27 - 3 दैट इज 24 एंड NH3 भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सो 2 × 6 12, सो 24 + 12 दैट इज 36। क्योंकि यहाँ पे भी 36 आया तो हम बोलेंगे कि ये EAN रूल को फॉलो कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल देखो, PtCl6 2-। यहाँ पे x हो गया Pt की ऑक्सीडेशन स्टेट, -6 इज इक्वल टू -2। सो x यानी कि प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +4। सो क्योंकि प्लैटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। प्लैटिनम के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 78 होता है उसके एटॉमिक नंबर, क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो नंबर हो गया 74। एंड क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना हो जाएगा, 2 × 6 दैट इज 12। सो 74 + 12 दैट इज 86। ये भी EAN रूल को फॉलो कर रहा है। ओके जी। फोर्थ एग्जाम्पल समझो, क्रोमियम CrNH3 6 3+ का कॉम्प्लेक्स। तो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे x मान ली, NH3 के कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब चार्ज नहीं है, सॉरी कॉन्ट्रीब्यूशन तो होगा, एंड ओवरऑल चार्ज इज इक्वल टू +3। तो x कितना आ गया, +3, दैट मीन्स क्रोमियम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 24 - 3 दैट इज 21 एंड NH3 से कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 2 × 6 दैट इज 12। तो इसमें जो सम टोटल आया वो क्या आया, 33। इसमें भी हमें क्या पता लगा कि ये भी EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो सम टोटल आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 33 विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू EAN रूल। ओके जी। सो ये हो गया क्वेश्चन 7। 8th क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। 8th क्वेश्चन इज व्हाट आर चेलेट्स, गिव एग्जांपल। सो चेलेट्स क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर साइक्लिक कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन अ लिगेंड बाइंड्स सेंट्रल मेटल एटम और आयन थ्रू 2 और मोर डोनर एटम्स ऑफ अ लिगेंड। यानी कि एक लिगेंड के 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम्स जब एक साथ सेंट्रल मेटल से जुड़े होते हैं, रिंग्स टाइप कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेलेट्स। यही लिगेंड जो बाइंड करते हैं इनको हम चेलेटिंग लिगेंड बोलते हैं एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चेलेशन। सो जो चेलेट लिगेंड्स होते हैं वो जनरली ऑब्वियसली मल्टीडेंटेड होंगे, तभी 2 से ज्यादा डोनर साइड से जुड़े हुए हैं तो ये मल्टीडेंटेड होते हैं एंड साइक्लिक रिंग फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन के थ्रू। सो इसमें आप एग्जांपल देखो बेटा, जो फर्स्ट है दैट इज CuEN2 2+। तो ये भी एक चेलेट का एग्जांपल है। जो यहाँ पे कॉपर है, कॉपर 2+ आयन, वो 2 इथाइलिन डायमीन रिंग्स के साथ जुड़ के चेलेट बना रहा है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखो, इट इज ऑफ निकल DMG कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, Ni2+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड 2 DMG के कॉम्प्लेक्स आके इसके साथ रिंग का फॉर्मेशन करते हैं एंड बेसिकली इसके अंदर देखो कितने रिंग का फॉर्मेशन होता है। इसमें देखो एक बॉन्ड मिसिंग है, वो आप बना लेना कार्बन कार्बन का। सो बेसिकली इसमें 4 रिंग्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये है निकल DMG कॉम्प्लेक्स, ये भी क्या है, चेलेट का एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन में आप लिखोगे चेलेट्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे क्या क्या टर्म्स हैं एंड देन उसको एग्जांपल्स के थ्रू पूरा ड्रॉ करके साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के फिर बताओगे कि ये चेलेट्स होते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो एग्जाम में पूछा हुआ है दैट इज CONH3 6 3+ is diamagnetic whereas COF6 3- is paramagnetic, explain।
तो बच्चों देखो ये वही वाला कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया बट अलग तरह से पूछ लिया। जैसे मैंने आपको हाई स्पिन और लो स्पिन में इन दोनों की वीबीटी दिखाई थी, सो उसमें हमने एक कंक्लूजन निकाला था क्योंकि COF63- में फ्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड होता है तो वो पेयरिंग नहीं करा पाता एंड पैरामैग्नेटिक कंपाउंड निकलता है। एंड जो CONH3 6 3+ होता है उसमें NH3 CO के साथ जब कंबाइन होता है तो पेयरिंग करा देता है एंड ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है एंड इसलिए पेयरिंग होने की वजह से डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनता है। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस की पहले वीबीटी पूरी एक्सप्लेन करनी है, देन बताना है क्या रीजन है कि ये डायमैग्नेटिक आया पैरामैग्नेटिक आया। सो उसके लिए पहले आप दोनों की वीबीटी बनाओगे, उनकी हाइब्रिडाइजेशन बताओगे, इनर या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है वो बताओगे, लो स्पिन या हाई स्पिन है वो बताओगे एंड देन फाइनल कंक्लूजन दोगे कि डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों शो हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन वेयर COF63- इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। यानी कि हमें ये बताना है कि जो COF63- है वो पैरामैग्नेटिक होता है या डायमैग्नेटिक है। सो बच्चों देखो ये वापस उसी टाइप का क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्मेट में पूछ लिया गया है ना। ये भी वही है, इसने उसी कॉम्प्लेक्स को पूछा है कि जो COF63- का कॉम्प्लेक्स होता है उसका नेचर कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है या पैरामैग्नेटिक होता है। तो इसमें कोई और कॉम्प्लेक्स भी दे सकता है वो एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई भी कॉम्प्लेक्स आए आपको क्या करना है, उसकी वीबीटी बतानी है और फिर बताना है कि भाई किस तरह के वो लिगेंड से जुड़ा हुआ है एंड उसी लिगेंड की वजह से क्या पेयरिंग होती है या नहीं होती है एंड वो कैसा नेचर शो करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉलो दिस रूल। सो देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि EN से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। सो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इसके सॉल्यूशन में आप लिखोगे EN की डेफिनेशन, ठीक है, कि EN रूल क्या होता है एंड उसको कैसे हम फॉलो करते हैं। सो उसके बाद जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं उनके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। द फर्स्ट कंपाउंड इज CrNH3 6 3+। तो इसके लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे EN, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। यहाँ पे क्रोमियम किस स्टेट में है, +3 में। सो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे क्रोमियम में, वैसे 24 होते हैं बट +3 स्टेट में कितने होंगे, 21। लिगेंड्स का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो कितना है, 2 × 6, यानी कि क्योंकि अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अमीन के वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे 6 हैं, सो 2 × 6 दैट इज 12। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो जाएगा, 21 + 12 दैट इज 33। अब क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन नहीं अचीव कर रहा है दैट मीन्स कि ये EN रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इट शुड हैव बीन 36 टू फॉलो EN रूल। ओके, सेकेंड पार्ट PtCl6 2-। यहाँ पे प्लेटिनम सेंट्रल मेटल है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, X - 6 = -2 दैट इज X = +4। प्लैटिनम का वैसे जो नंबर होता है वो होता है 78 बट यहाँ पे +4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 74। लिगेंड्स का कॉन्ट्रीब्यूशन क्लोरीन से कितना आएगा, 2 × 6 दैट इज 12। सो 74 + 12 बिकम्स 86। क्योंकि 86 नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है तो ये भी EN रूल को फॉलो कर रहा है। मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट NiNH3 6 2+। सो इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो जो निकल है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2। निकल का होता है 28 एटॉमिक नंबर, +2 स्टेट मीन्स 26 इलेक्ट्रॉन्स है एंड लिगेंड का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 2 × 6। सो टोटल हो गया 26 + 12 दैट इज 38। सो ये भी EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे इट डजंट फॉलो द EN रूल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, राइट IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग। IUPAC का जो टॉपिक है आपके सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं है बट एक पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। IUPAC का टॉपिक तो बहुत ही सिंपल है एंड जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, अगर आप IUPAC पे अलग से स्टडी करना चाहते हो, उसको सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक है उसमें आपको IUPAC यानी कि नॉमेनक्लेचर की भी वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देखो एंड अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सो देखते हैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, FeH2O6SO4। जब हम नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले हम जो केटाइनिक स्पीशीज है उसको नेम करेंगे एंड देन एनायनिक स्पीशीज को नेम करेंगे। यहाँ पे केटाइनिक स्पीशीज क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन एंड एनायन क्या है, सल्फेट। सो पहले हम कॉम्प्लेक्स आयन को नेम करते हैं। सबसे पहले उसमें हम लिखेंगे लिगेंड्स के नेम, देन मेटल, देन पैरेंथेसिस में मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर एनायन। सो इट विल बी हेक्सा, एक्वा, आयरन, 2 सल्फेट। 2 क्योंकि आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है बिकॉज ऑफ द सल्फेट आयंस एंड हेक्सा क्यों लगाया हमने, क्योंकि 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। सेकेंड पार्ट Na3FeC2O4 3।
ये हमारा सेकेंड कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले केटायन नेम करेंगे, फिर एनायन। केटायन क्या है? सोडियम। एनायन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स। सो सबसे पहले हम लिखेंगे सोडियम, देन कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड्स, देन मेटल एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो दिस विल बिकम सोडियम ट्राईऑक्सिलेटो फेरेट 3। फेरेट क्यों आया? ये हमें याद रखना है कि जब भी एनायन वाला पोर्शन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, यानी कि एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो हम मेटल के आगे लगाते हैं ATE, दैट इज 8। ये सिर्फ तभी लगेगा जब कॉम्प्लेक्स एनायन की फॉर्म में होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें दोनों ही कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है, केटायन भी और एनायन भी, PTPY4 एंड PTCl4। जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है दैट इज टेट्रा पाइरिडीन प्लैटिनम 2 टेट्रा क्लोरो प्लैटिनेट 2। सो देखो, फर्स्ट वाले में हमने सिंपल प्लैटिनम लिखा, सेकंड वाले में 8 लगाया। उसका रीजन यही है कि वो एनायन की तरह प्रेजेंट है, तो मेटल के बाद 8 टर्म आती है, एंड दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? +2 के फॉर्म में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर चिलेट्स? राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट्स। सो हमने अभी प्रीवियस एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था चिलेट्स क्या होती हैं। दीज आर रिंग और साइक्लिक कंपाउंड्स, जो लिगेंड्स जब मेटल से चिलेट होते हैं तब ये रिंग्स फॉर्म होती हैं। ठीक है, अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो अब तक हमने डिस्कस नहीं किया, दैट इज राइट द फैक्टर्स इफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट्स। सो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, सबसे पहले आप बताओगे चिलेट्स क्या है, उसकी डेफिनेशन, देन एक एग्जाम्पल और आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो टू मेक योर आंसर प्रेजेंटेबल, एंड देन आप लिखोगे फैक्टर्स। ठीक है, अगर फैक्टर्स की बात करें तो देखो इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं। चिलेट इफेक्ट, नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स एंड साइज ऑफ चिलेट रिंग्स। इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि जो चिलेट्स फॉर्म होंगे उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी। सो पहला है चिलेट इफेक्ट। बेसिकली ये क्या कहता है कि जो चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स, ये हमें पता ही है। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स। सो बेसिकली जिस कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स ज़्यादा होंगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे कि आप इस वाले एग्जाम्पल में देख सकते हो, जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज Cu ट्राईइन 2+, तो इसके अंदर जो ट्राईइन कॉपर के साथ जब चिलेट बनाएगा तो 3 रिंग्स फॉर्म होंगी। सेकेंड वाला देखो CuEn2 2+, इसमें 2 चिलेट रिंग्स होंगी, एंड थर्ड CuNH3 2+, इसमें कोई भी चिलेट रिंग नहीं होगी। तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट वाले की, देन सेकेंड की, देन थर्ड की। ओके, थर्ड फैक्टर क्या है स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने वाला? साइज ऑफ चिलेट रिंग। चिलेट रिंग का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इस आंसर में आपको इन फैक्टर्स को मेंशन करना है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 14, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सो बच्चे, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें आपको पूरा आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करना है एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात की है। ठीक है, तो आप सबसे पहले बताओगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन तो आपको ये बतानी है। सो इसके 2 तरीके होते हैं डिफाइन करने के, एक एक्सपेरिमेंटल और एक थ्योरेटिकल। सो एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं तो हम ये बोलते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है तो हम उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे कि उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट है एंड दैट मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसा ही मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेर शो कर सकता है। अगर रोटेशन राइट डायरेक्शन में होता है तो हम उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, एंड अगर रोटेशन लेफ्ट डायरेक्शन में होता है तो हम उसको लेवियो रोटेटरी बोलते हैं। ये हो गई एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन। थ्योरेटिकली हम कैसे देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी? अगर जो उनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोल रहे हैं, बेसिकली अगर कोई कंपाउंड है उसकी या कोई कॉम्प्लेक्स है, अगर उसकी मिरर इमेज हम बना रहे हैं एंड वो दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रही, दैट मीन्स एक कॉम्प्लेक्स की मिरर इमेज अगर उस पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाती तो हम बोलते हैं कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है एंड वो दोनों स्पीशीज क्या है? एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ठीक है, सो इसको समझने के लिए आप एग्जाम्पल देखो, ये COEn33+ का, यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है एंड उससे 3 बाइडेंटेड लिगेंड इथाइलिन डायमीन जुड़े हुए हैं। सो देखो यहाँ पे 3 EN के मॉलिक्यूल्स हैं। क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात है तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे है? क्योंकि एक EN उसमें 2 नाइट्रोजन से बॉन्ड करता है, ऐसे 3 EN है तो बेसिकली 6 नाइट्रोजन है जो सेंट्रल मेटल कोबाल्ट से बाइंड कर रहे हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6।
अब आप इसका स्ट्रक्चर देखो, सेंटर में कोबाइल प्रेजेंट है, जो बाकी 6 इसकी साइड्स हैं, 6 बॉन्ड्स हैं, उन पे 3 EN के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। अब जब मैं इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बनाती हूँ तो देखो ये इसका मिरर इमेज हो गया जो राइट पे बना हुआ है। बट अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर यानी कि सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं तो देखेंगे कि ये कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर रहे एंड एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे। सो अब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है एंड ये दोनों क्या है, डेक्स्ट्रो एंड लेवियोरोटेटरी, 2 ऑप्टिकल आइसोमर है। सो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एक एग्जांपल है जिसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो हो रहा है। अनदर एग्जांपल हम देखते हैं, ये वाला देखो, PtCl2En22+, ये टाइप है MAA2B2 टाइप का, यानी कि जहाँ पे एक सेंट्रल मेटल प्रेजेंट होगा, उसमें 2 बाइडेंटेड लिगेंड और 2 यूनिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल है वो है प्लैटिनम, उससे 2 यूनिडेंटेड क्लोरीन लिगेंड जुड़े हुए हैं एंड 2 बाइडेंटेड EN लिगेंड जुड़े हुए हैं। सो टोटल कोऑर्डिनेशन साइट्स कितनी होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर में, 6। 2 तो क्लोरीन लिगेंड हो गए एंड बाकी जो EN है वो 2 साइड से जुड़ता है, तो बेसिकली 4 साइड्स EN ने कर ली, तो इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। अब इसका जब हम बनाते हैं मिरर इमेज, देखो जो एग्जांपल में दिया हुआ है, इसका राइट में हमने जब मिरर इमेज बनाया एंड उसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश की तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होते ही नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है। सो ये एक और एग्जांपल है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। अगर आप इसी का ट्रांस बनाओगे, जिसे ये सिस मॉलिक्यूल है यानी कि जिसमें जो क्लोरीन है एडजेसेंट पोजीशन पे, अगर आप क्लोरीन को ट्रांस पोजीशन पे रखोगे तो EN लेफ्ट और राइट पे आ जाएंगे प्लैटिनम के। उस केस में अगर आप उसकी मिरर इमेज बनाते हो तो वो एग्जैक्टली सेम बनती है एंड सुपर इम्पोजेबल होती है। दैट्स वाई जो इसका ट्रांस मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, एंड जो इसका सिस मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। सो ये एग्जांपल्स आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए अगर आता है ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर तो उसमें मेंशन करते हो। ठीक है, टेट्राहेड्रल के लिए अगर आता है स्क्वायर प्लेनर के तो उसमें आप उसके एग्जांपल्स मेंशन कर दो। ओके, बेसिकली सबसे पहले आपको बताना जरूरी है कि ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स होता क्या है। So this completes all of the questions which we are going to discuss in the video. एंड इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है या और कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट एंड कीप स्टडिंग. थैंक यू.